काश हमें पता लग जाता हमारा पेपर कैसा आएगा, काश हमें पता लग जाता कि पेपर का क्या लेवल रहेगा, उसके हिसाब से हम तैयारी कर लेते। काश ऐसा हो जाता। और बेटा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब काश लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं आपको कि आपके मई 2025 में एडवांस अकाउंटिंग के पेपर का क्या लेवल रह सकता है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं डिटेल एनालिसिस प्रीवियस 3 अटेम्प्ट्स का। प्रीवियस 3 अटेम्प्ट बोले तो मई 2024, सितंबर 2024 एंड जनवरी 2025। तो क्या होने वाला है पेपर में, किस तरीके के क्वेश्चन आए और क्या क्या एडजस्टमेंट पूछी गई, बच्चों को कहां पेपर डिफिकल्ट लगा, क्या नए क्वेश्चन थे, सब पे बात करेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम रहती है, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेके आ रहे हैं 29 अप्रैल को सुबह 9 बजे ऑल एएस रिवीजन या ऑल एएस क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट। सर ये क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट क्या होते हैं बेटा? क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट यानी कि वो वाले पॉइंट्स जिनके ऊपर क्वेश्चन बनता है और जो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स बेसिकली पूरे ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिवीजन विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं सेशन में। तो इस सेशन को अटेंड करना ना भूलें 29 अप्रैल को सुबह 9 बजे। पेपर लेवल डिफिकल्टी एडवांस अकाउंटिंग मई 2025 के अंदर क्या रह सकती है, और ये हम बात करेंगे पिछले पेपर के अटेम्प्ट के हिसाब से। तो सबसे पहले बेटा न्यू स्कीम में मई 2024 का अटेम्प्ट हुआ था, ठीक है जी, जिसके अंदर बच्चों के आंख से आंसू आ गए थे कि सर कितना डिफिकल्ट पेपर बना दिया है। बट क्या वो पेपर सही में डिफिकल्ट था, या आप खुद यहां पर बताना मुझको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको पता है यहां पर हम डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात कर रहे हैं, जो 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है। 30 मार्क्स की जो एमसीक्यू है उसको मैं एंड में बताऊंगा आपको कि उसके लिए क्या करना है। 70 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके पहले बात कर रहे हैं। तो आपको पता है हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट था एएस 16 का। एएस 16 का बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, स्पेसिफिक एंड जनरल बोरोइंग, जहां पर आपको एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस और आपकी वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको निकलवाता है। वो क्वेश्चन था 7 मार्क्स का। और अगर आपने पढ़ा हुआ है, अगर किसी बच्चे ने एएस 16 अच्छे से पढ़ा है तो वो क्वेश्चन आराम से कर लेगा। एएस 16 का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था, वो 7 नंबर का, वो पूछा गया। उसके बाद आया एएस 2 का क्वेश्चन जॉइंट कॉस्ट का। जॉइंट कॉस्ट हर एक बच्चा कंसेप्ट में तो पढ़ता था उससे पहले, उस अटेम्प्ट से पहले एएस 2 की, बट उसका क्वेश्चन कहीं नहीं किसी ने भी पढ़ा था, और वहां पर वो जॉइंट कॉस्ट क्वेश्चन का जो आया था वो नया क्वेश्चन था, 7 मार्क्स का वो क्वेश्चन था, ठीक है जी। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या था। सर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन था, 14 मार्क्स का था, ज्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर। आपसे जर्नल एंट्री मांगी थी, क्या प्रोडक्शन अकाउंट मांगा था और बैंक अकाउंट मांगा था, और जो एडजस्टमेंट थी बहुत ही ज्यादा आसान थी। एवरेज आपकी एडजस्टमेंट थी, अगर आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ा हुआ है तो आपको पता है किस तरीके की एडजस्टमेंट थी, बहुत नॉर्मल एडजस्टमेंट थी, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी कि जो आप ना कर सके। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट था वो एएस 7 का, यानी कि हमारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन था, 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपका एवरेज कह सकते हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान तो नहीं था बट अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट था एएस 3, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन बहुत बड़ा था क्वेश्चन नंबर 3 का, जो अगर बी पार्ट की बात करूं, क्वेश्चन बहुत बड़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट का। देखने में लगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, बट सिर्फ मांगा था ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो था 7 मार्क्स का क्वेश्चन। बट क्वेश्चन इतना बड़ा था, बच्चों को अब भाई अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन है तो पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। तो इस वजह से वो पेपर क्या हो गया, वो डिफिकल्ट इसलिए हो गया क्योंकि भाई क्वेश्चन जो है वो अगर वो पूरा का पूरा मंगवा लेते तो आपसे 14 नंबर का क्वेश्चन बन जाता, बट मांगी सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इस तरीके से देखो आपका ना पेपर डिफिकल्ट करा जाता है। क्या करा कि भाई 14 नंबर का क्वेश्चन 7 नंबर पूछ लिया, और क्या करा ऑपरेटिंग एक्टिविटी सिर्फ डाल दिया, तो पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा बच्चे को। तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं अमेलगमेशन का जो क्वेश्चन था, तो बेटा उसके अंदर जो आपका नील एंड गगन आपको मॉड्यूल का क्वेश्चन है, नील एंड गगन परफेक्ट प्रैक्टिस में वो 3rd नंबर पे है, वो वाला क्वेश्चन था, 14 मार्क्स का क्वेश्चन था। और जो आपका मॉड्यूल में क्वेश्चन है ना, इसके अंदर सर आपसे परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करवाता है, और आईसीए ने क्या करा वहां पर परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करवाई और साथ में मांग ली बैलेंस शीट। 14 मार्क्स का क्वेश्चन था, और ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी कि आप ना कर सके। अगर आपने अमेलगमेशन पढ़ा हुआ था आप वो भी आराम से कर पा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कंसोलिडेशन का क्वेश्चन था, एएस 21 का क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो एडजस्टमेंट में सिर्फ 4 एडजस्टमेंट पूछी गई थी, जिसके अंदर आप भाई अब कोई भी कंसोलिडेशन पढ़ेगा तो उसे पता है ना यार कि 6-7 मेरी टोटल एडजस्टमेंट है, जिसके अंदर से क्या है सर, एक एडजस्टमेंट थी रिवैल्यूएशन की, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की एडजस्टमेंट थी। इसके अलावा म्यूचुअल ओइंग्स, ठीक है जी, कि जो आपकी दोनों कंपनीज है सब्सिडियरी होल्डिंग, और एक दूसरे को कुछ पैसे वैसे देने हैं लेने हैं। और उसके अलावा डाउनस्ट्रीम सेल, जब होल्डिंग सब्सिडियरी को सेल करती है तो वो डाउनस्ट्रीम सेल होती है, और उसके अंदर अगर इन्वेंट्री सामने वाली कंपनी के पास रह जाए तो ये 3 एडजस्टमेंट थी। और उसके बाद एक जो एडजस्टमेंट होती है वो आपकी जिसके अंदर बताता है कि इतने शेयर्स हम होल्ड कर रहे हैं। इस तरीके का एक बेसिक क्वेश्चन था कंसोलिडेशन का, 14 मार्क्स का। और मैं कह सकता हूं अगर कंसोलिडेशन आपने ढंग से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं था, आसान क्वेश्चन था, एवरेज क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट की बात करें तो एएस 19 का क्वेश्चन था, जहां पर आपसे वो फाइनेंस लीज पूछ रहा था, फाइनेंस लीज की कैलकुलेशन करा रहा था, सीधी सीधी बात है। एएस 20 का जो क्वेश्चन था बेसिक ईपीएस डाइल्यूटेड ईपीएस 4 नंबर का। अभी जो क्वेश्चन है 4-4 नंबर के, ये एक्चुअल में देखा जाए तो इनकी वेटेज 7 मार्क्स की हो सकती थी। तो पेपर है आसान, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिख के नहीं लगेगा। अगर मैं बात करूं एएस, हमने जो क्वेश्चन देखा एएस 2 का, उसको छोड़ करके कि कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं करा हुआ है, सारे क्वेश्चन आपने करे हुए थे, बट जो है मार्क्स थोड़े ज्यादा हो सकते थे, बट वो
कम मार्क्स में पूछे गए। तो इस वजह से क्या हुआ, पेपर आपका मई 2024 का जो पहला न्यू स्कीम में पहला अटेम्प्ट था वो क्या हो गया, थोड़ा सा कहीं ना कहीं लेंदी पेपर हो गया। बी पार्ट जो था प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट के केस में आपको याद होगा कि सर हमें अपनी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लगाने होते हैं, 3 प्रोविजन लगते हैं कि हम मैक्सिमम कितना अपना डिविडेंड दे सकते हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन था, 4 नंबर का क्वेश्चन था। और बात करें सी की, सी पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 6 के फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन था, टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग थी, बाकी था आसान क्वेश्चन। ठीक है, अगर टर्मिनोलॉजी में कोई बच्चा घुसा तो उसके लिए वो नया क्वेश्चन हो जाएगा, वरना वो पुराना क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था 6 नंबर का। तो अगर मैं देखूं मई 2024 के पेपर में बच्चों को सबसे ज्यादा एक AS2 ने तंग करा, ठीक है जी, इसके अलावा AS3 के क्वेश्चन ने तंग करा क्योंकि वो लेंदी इतना हो गया था क्वेश्चन, तो कि बच्चों से पूरा सॉल्व नहीं हुआ। उसके अलावा देखो ना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हर एक बच्चे के लिए आसान था, 14 मार्क्स यहां पर, 14 मार्क्स यहां पर और 14 मार्क्स यहां पर, तो 42 मार्क्स तो बेटा आपके 3 चैप्टर ही दिलवा रहे हैं। अगर आपने 3 चैप्टर ढंग से करे होते तो आप आराम से पास हो रहे थे मई 2024 में। ठीक है जी, हाँ जी सर, तो पेपर का कुछ इस तरीके से लेवल था। अब सर हम कहां से करें, ये सारे के सारे AS2 का वाला क्वेश्चन करना है मेरे को, ये सारे क्वेश्चन करने हैं, तो बेटा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमने एक सेशन लिया था मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन कवर है, बिलीव मी। ये वाला जो स्पेशल क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन, या AS21 का, AS7 का, AS3 का, ये सारे क्वेश्चन कवर है। इवन कंसोलिडेशन का क्वेश्चन भी कवर है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो आपका हमने सेशन लिया है वो आप जाके देख सकते हैं। पेपर के अंदर उससे बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि एनालिसिस में दे आपको अब रहा हूं, बट ये सारा एनालिसिस मैं कर चुका था और उसके बाद मैंने वो सेशन लिया था। इसके बाद मैं बात करूं अगर कौन सी सर, इसके बाद अगर हम बात करें सितंबर 2024 अटेम्प्ट की, सितंबर 2024 के बाद आया, उसके अंदर क्या हुआ देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर ए पार्ट जो था AS26 इंटेंजिबल एसेट का था, 4 नंबर का क्वेश्चन है, बट भाई साहब वहां पर 2 पार्ट पूछ लिए, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया कि देखने में लग रहा है वो 7 मार्क्स का मिनिमम होना चाहिए, बट 4 नंबर का है। AS15 यानी कि एम्प्लॉय बेनिफिट का एवरेज क्वेश्चन था। भाई अगर आप AS15 पढ़ते हो तो न्यूमेरिकल में सिर्फ मेरे पास 1 से 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और उसमें से एक क्वेश्चन है तो एवरेज क्वेश्चन है 5 नंबर का। उसके बाद सी पार्ट, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। भाई क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है कभी AS7 है, कभी AS9 है, और एक्चुअल में आपसे क्या पूछा है, AS22 पूछा है, तो अच्छा क्वेश्चन था, 5 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप शुरू में पढ़ रहे हो तो AS7 और 9 है, बट एक्चुअल में वहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, AS22 डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में पूछ रहा है। तो यहां पर 14 नंबर में से 5 नंबर का क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, जहां पर आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनवा ली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनवा ली। 7 एडजस्टमेंट थी बेटा, और 7 एडजस्टमेंट में सिर्फ 2 अच्छी एडजस्टमेंट थी, बाकी हम अगर बात करें 5 एडजस्टमेंट की वो बहुत नॉर्मल थी, और 2 एडजस्टमेंट में से एक बोनस की एडजस्टमेंट थी। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉड्यूल में बोनस की एडजस्टमेंट इस चैप्टर में कहीं नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी इसलिए अच्छा हो गया बोनस के एडजस्टमेंट की वजह से, वरना बाकी की अगर मैं बात करूं, बाकी की 6 एडजस्टमेंट वो नॉर्मल थी। तो आपको पता है स्टेप वाइज मार्किंग है, अगर मैं जितनी चीजें आनी उतना करूंगा तो मेरे को मार्क्स मिल ही जाएंगे, तो इसलिए मैं कहता हूं स्टेप वाइज मार्किंग बहुत जरूरी है, और ये सारी की सारी चीजें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। भाई साहब कैश फ्लो स्टेटमेंट 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या थी कि क्वेश्चन था इतना, मतलब इसकी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन थी, और हमें यहाँ यही नहीं बताया था कि डायरेक्ट मेथड है कि इनडायरेक्ट मेथड है। इन्फॉर्मेशन कुछ डायरेक्टली लग रही है, कुछ इनडायरेक्टली लग रही है, तो वहां पर हमें समझना था कि जो आपकी सेल्स हैं, परचेजेस हैं, वो सारी की सारी हमें जो फिगर दिख रही थी कैश वाली, उससे पता लगाना था कि हाँ ये डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन था। अगर किसी ने बच्चे ने वहां पर ये पकड़ लिया कि डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है तो उसके लिए आसान हो गया था, बट जिसने वो नीचे की आपने बाकी फिगर देखी, आइटम देखी, तो वहां पर वो कंफ्यूज हो सकता है कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम आसान तो समझते हैं, बट कई बार ये वाला देखो ना, मई 2024 में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट ने बच्चों को तंग करा, और यहां पर भी थोड़ा सा तंग करा बच्चों को। इसके बाद बात करें 3 का बी पार्ट जो 7 मार्क्स का था, बायबैक्स। बायबैक का चैप्टर जो है, लिमिट्स आपको पता है 3 टाइप की लिमिट्स होती हैं, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट, और उसके अलावा डेट इक्विटी टेस्ट। तो वो लिमिट्स आपसे पूछ ली थी, जनरल एंट्री बहुत आसान थी, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4 अमेलगमेशन, फिर से 14 मार्क्स का। तो देख लो अमेलगमेशन हर बार आपको 14 नंबर का दिख रहा है। परचेज मेथड का ये क्वेश्चन था, 9 एडजस्टमेंट थी, ठीक है जी, 9 एडजस्टमेंट थी, बहुत ज्यादा ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी जो आप ना कर पाए, बहुत बेसिक एडजस्टमेंट थी। परचेजिंग कंपनी की हमसे बुक्स मांगी थी, जर्नल मांगी थी और बैलेंस शीट मांगी थी, ठीक है जी। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है अमेलगमेशन का, तो ठीक है, इतना हम देख सकते हैं। फिर आया क्वेश्चन नंबर 5 AS21 और AS23, जहां पर पहली बार ऐसा हुआ कि आईसीए ने क्या करा कि आपका कंसोलिडेशन AS21 23 को मर्ज कर दिया, 21 23 को मर्ज कर दिया। बट अगर आपने थोड़े से वहां पर काम दिमाग से सोचा होता तो वहां पर जो एसोसिएट हो रहा था वो एंड ईयर पे हो रहा था, एंड ऑफ ईयर पे हो रहा था, तो AS23 बहुत कम जगह पे लग रहा था। आपसे 9-10 आपसे वहां पर कह सकते हैं आपसे चीजें मांगी थी, बट वहां पर सिर्फ 1 या 2 जगह पे आपका AS23 की एप्लीकेबिलिटी आ रही थी, उसके अलावा सिर्फ AS21 लग रहा था। 14 नंबर का क्वेश्चन था, पहली बार देख रहे हो तो नया क्वेश्चन लगेगा, बट क्वेश्चन बहुत आसान था। अगर आपने वहां पर ये देख लिया कि यार AS23 की एप्लीकेबिलिटी से ज्यादा कुछ फर्क नहीं आ रहा है, सिर्फ AS21 ही लग रहा है मेरा, तो क्वेश्चन आसान ही था 14 नंबर का क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन हम कहां से करें, तो बेटा इस सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे मैं AS2 का आपको नया क्वेश्चन बताया, AS16 का अच्छा क्वेश्चन बताया, कैश फ्लो स्टेटमेंट का अच्छा क्वेश्चन बताया, कंसोलिडेशन का नया क्वेश्चन बताया, ये सारे क्वेश्चन मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में कर चुका हूं। तो बिलीव मी, अगर पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो वो वाला सेशन जरूर देख लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट की अगर मैं बात करूं तो AS13 इन्वेस्टमेंट। भाई न्यू स्कीम के अंदर एक्सपेक्टेशन कम थी कि AS13 इन्वेस्टमेंट
से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा, बट यहां पर 4 नंबर का एक छोटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना दिया था। और के अंदर AS2 का एक्सक्लूजन ऑफ इन्वेंटरी, आपको पता है 5 एक्सक्लूजन है जो हम AS2 की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं, वो आपको यहां पर 4 नंबर की वो थ्योरी पार्ट समझ लो आप पूछ लिया गया। बी पार्ट के अंदर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यहां पर सिर्फ 4 नंबर का आया, जिसमें सिर्फ आपसे कुछ छोटी मोटी जनरेटरी मांगी थी और कुछ नहीं मांगा था, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन था। सी पार्ट की अगर मैं बात करूं, यहां पर ब्रांच का क्वेश्चन था। ब्रांच के अंदर आपको याद होगा, ब्रांच के अंदर हमारा एक आउटलेट वाला क्वेश्चन होता है, स्पेशल जिसे हम कहते हैं स्पेशल क्वेश्चन, वो 6 नंबर का सीधा सीधा आया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस पेपर के अंदर अगर कोई पास होना चाहता है तो उसको क्या चाहिए पता होता, सर वही मॉड्यूल 3 के प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रखी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बायबैक, अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन। चलो कंसोलिडेशन मैं मानता हूं कि यार तुमने अगर नहीं करा तब भी देखो 14 नंबर, उसके अलावा यहाँ पर ये 14 14 28 यहाँ पर हो गए हैं, और ये 14 42 मार्क्स तो सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल 3 से ही हो रहे हैं। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मॉड्यूल 3 प्लस कंसोलिडेशन आप करते हो 50 से 60 नंबर का पेपर आपको बड़े आसानी से दिखेगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमें नहीं पता होता है कि यार कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछ लेगा। हाँ मुझे पता है कि AS 16 22 15 ये हम इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बोलते हैं, बट भाई साहब ऐसे का नहीं पता है कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पूछ लेगा। बट स्टिल आपको देखने को पूरा पेपर समझ आ रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से आ रहा है। जनवरी अब देखो ना, अब इस वाले पेपर को क्या डिफिकल्ट हो, पास जिसको होना है उसके लिए डिफिकल्ट नहीं है भाई। 50 60 नंबर कोई भी देखो, 84 मार्क्स का 14 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है, 84 मार्क्स का है। मैं कहता हूं आपको किसी भी पेपर में, अभी 2 हमने पेपर डिस्कस करे, 15 नंबर से ऊपर का कोई ऐसा लगा पेपर की जिसके अंदर 70 मार्क्स का पेपर ऐसा है जो आप नॉर्मल बच्चा अटेंड नहीं कर सकता अगर उसने ढंग से पढ़ाई करी है। तो ढंग से बोले तो सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल RTP MTP प्रीवियस क्वेश्चन कर लिए तो 70 मार्क्स का पेपर आराम से अटेंड कर पाएगा हर कोई बच्चा। ठीक है जी, हाँ जी सर। जनवरी 25 के अटेम्प्ट की बात करें तो सर AS20 का जो क्वेश्चन है बेसिक EPS डायल्यूटेड EPS एवरेज क्वेश्चन है। ठीक है जी। AS19 का भी वही बेसिक क्वेश्चन है। AS15 का 4 नंबर का एक अच्छा क्वेश्चन था भाई। अभी तक जो AS15 से हमारा पूछ रहा था वो एक बेसिक क्वेश्चन बनता था, बट उसी बार उसने क्या करा AS15 में, इससे पहले भी AS15 आया बट वहां पर बेसिक क्वेश्चन पूछा, और यहां पर जो AS15 का क्वेश्चन था उसमें एडजस्टमेंट थोड़ी और ऐड कर दी, तो यहां पर एक क्वेश्चन अच्छा बन गया, 4 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है जी, तो ये 4 नंबर का अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछा 14 मार्क्स का, जर्नल प्लस कैपिटल स्ट्रक्चर, बैलेंस शीट नहीं मांगी है, 14 नंबर में सिर्फ जनरल मांगी है, कैपिटल स्ट्रक्चर मांगी है, एडजस्टमेंट 12 एडजस्टमेंट पूछी गई हैं जिसमें से 3 अच्छी हैं, 8 आपकी बेसिक एडजस्टमेंट है। 3 जो अच्छी है ना वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अलग हो गई हैं, वो भी हमने अपने मॉड्यूल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में करी हुई हैं, और ये वाली जो एडजस्टमेंट है अच्छी वाली एडजस्टमेंट वो भी मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में करा रखी है, ये वाला क्वेश्चन भी करा रखा है। तो मैं बार बार कह रहा हूं अगर वो वाला आपने कह सकता हूं सेशन देख लिया है तो आपकी तैयारी जीत की हो चुकी है, आपको परेशान नहीं होनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का AS29 भाई, AS29 से 7 नंबर का क्वेश्चन वैसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बट यहां पर आया। AS29 के अंदर जनरली हमें पता है वो थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बट स्टिल यहां पर क्या हुआ, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आया। कैलकुलेशन बेस्ड आपको पता है एक ही क्वेश्चन है वहां पर जो बनता है सबसे ज्यादा, कौन से वाला कि सर हम डिफरेंट टाइम की डिफरेंट सेल्स बताएगा आपको, उसके बाद बोलेगा प्रोविजन कैलकुलेट करो, तो वो वाला क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा। 7 मार्क्स का मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप ना कर सकें, बट वहां पर थोड़ी सी जो मॉड्यूल में वहां पर 3 एडजस्टमेंट होती है, मतलब वहां पर 3 फिगर होती है, यहां पर थोड़ी सी ज्यादा फिगर्स डाल दी हैं, और यहां पर क्वेश्चन हो गया 7 नंबर का। AS3 ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंसिंग मांग लिया, 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो आप देखेंगे क्या AS3 भी हमें हर बार देखने को मिल रहा है, तो इसलिए मैं कहता हूं मॉड्यूल 3 प्लस कंसोलिडेशन भाई कितना ज्यादा जरूरी है, और ये बात आपको पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपरों से समझ आ रही है। इसके बाद अमेलगमेशन फिर से 14 मार्क्स का, यहां पर दो कंपनीज क्या हो रही थी, मर्ज हो रही थी, एक नई कंपनी फॉर्म हो रही थी, तो न्यू कंपनी की आपसे बुक्स मांगी थी, सेलिंग कंपनी की आपसे बुक्स मांग ली जिसके अंदर आपसे वो लेजर अकाउंट बनवा लिया, रिलेशन अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट, और इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट, ये सारी, और इसके अलावा परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट मांग ली है, परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट मांग ली है। ये अमेलगमेशन का फिर से 14 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 AS21 14 मार्क्स का है। एडजस्टमेंट्स के नाम पे हमारे को एक बेसिक एडजस्टमेंट जो आपको बताता है कि इतने % हम शेयर ले रहे हैं, ये सारी चीजें, और उसके अलावा वही म्यूचुअल ओइंग्स और डाउनस्ट्रीम सेल। अब मेरे बच्चों कंसोलिडेशन अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम्हें नहीं पता कि टोटल 6-7 एडजस्टमेंट है, जिसमें से मेरे को म्यूचुअल ओइंग की एडजस्टमेंट आ रही है, हर बार डाउनस्ट्रीम सेल अपस्ट्रीम सेल की एडजस्टमेंट आ रही है, तो क्या मैं ये नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं, आराम से कर सकता हूं, तो आसान है चीजें करना। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट जो था AS18, यानी कि यहां पर AS18 रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन था, ये 4 नंबर के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट था। ठीक है जी, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा था, गुड क्वेश्चन था, जिसे मैं कह सकता हूं कि हाँ बच्चों को इसमें दिक्कत देगा, बाकी फिर भी कैसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बस इसके ऑप्शन में दे दिया भाई, AS18 नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक P&L आपसे मांग लिया, शेड्यूल 3 के हिसाब से P&L मांग लिया, बेसिकली थोड़ी एडजस्टमेंट ज्यादा है बट आप कर सकते हैं, इससे आसान था ये क्वेश्चन। उसके बाद बायबैक का वो 4 नंबर की जनरेटरी मांग ली है, यहाँ पर लिमिट्स नहीं पूछी थी, सिर्फ जनरेटरी मांग ली है। और ब्रांच का इंडिपेंडेंट का वो जो आपको याद होगा, ब्रांच के इंडिपेंडेंट में वो आपकी जो एडजस्टमेंट, जो ब्रांच इंडिपेंडेंट जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले जनरेटरी समझते हैं ना, जो एडजस्टमेंट वाली, वो आपसे जनरेटरी मांगी थी 6 नंबर की।
तो भाई साहब ब्रांच भी हर बार आ रहा है, मॉड्यूल 3 भी आ रहा है, कंसोलिडेशन, ये कुछ आपने देखा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो भाई साहब कई बार चेंज हो रहे हैं, कभी AS2 आ रहा है, कभी AS16 आ रहा है, कभी AS19 आ रहा है, कभी AS20 आ रहा है, बट मॉड्यूल 3 प्लस कंसोलिडेशन जो है वो हर बार देखने को मिल रहा है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपको हर बार देखने को मिला, अमेलगमेशन हर बार देखने को मिला, बायबैक ऑलमोस्ट देखने को मिला, कैश फ्लो स्टेटमेंट हर बार देखने को मिला, कंसोलिडेशन हर बार देखने को मिला, ब्रांच हर बार देखने को मिला। बट ब्रांच अगर आपका नहीं हुआ है तो ये बेटा 6 से 7 नंबर का है, तो अगर नहीं हुआ है तो इसे छोड़ सकते हैं। हाँ, मैं इतना कहूंगा, ब्रांच के अंदर आप क्या करो, एक फॉरेन ब्रांच देख लो, एक फॉरेन ब्रांच देख लो, इंडिपेंडेंट ब्रांच की जो जनरेटरी होती है वो देख सकते हो। मतलब जो आपको पता है ना, छोटी मोटी चीजें हैं, इसके पूरा अगर चैप्टर मत छोड़ो तो फॉरेन ब्रांच देख लो, क्योंकि फॉरेन ब्रांच पे ट्रायल बैलेंस होने वाले था। इंडिपेंडेंट ब्रांच की जनरेटरी देख लो इस तरीके से। तो मॉड्यूल 3 प्लस कर लो, कंसोलिडेशन कर लो, आपका पासिंग क्राइटेरिया तो यहां से हो जाएगा। और उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको बार बार बताते हैं, वो कर लीजिए तो आप आराम से पास हो जाएंगे। और सबसे पहले मैंने क्या करा है, मॉड्यूल 3 प्लस कंसोलिडेशन, उसके अलावा इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिए हैं। और उसका जो सेशन है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो आप जाके देखिए, पेपर से पहले जाके देख लेना। अगर चाहते हो कि सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आपके यहाँ पर AS2 का अच्छा क्वेश्चन दिखा, हमें AS18 का दिखा, या मैं कह सकता हूँ AS16 का दिखा, वो सारे क्वेश्चन हमने वहां पर कवर कर लिए हैं। चाहे वो कंसोलिडेशन का नया क्वेश्चन हो, AS16 का नया क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चन आप कवर कर लिए हैं। तो जाके वो सेशन भी देख लेना। और उसके अलावा आपको एनालिसिस मिल गया है, इसके हिसाब से सर अगर आप बताएं कि आप पेपर का लेवल क्या रहेगा, तो मैं अभी भी वही कहता हूं, 84 मार्क्स का जैसे हमारा पेपर आता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, तो 84 मार्क्स के अंदर आप मान के चल सकते हैं 60 to 65 मार्क्स का पेपर जो होगा वो बेसिक टू एवरेज होगा। बेसिक आसान क्वेश्चन है प्लस एवरेज क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पर पेपर जो है वो थोड़ा सा लेंदी रह सकता है। क्या रह सकता है? लेंदी रह सकता है। बाकी 10-15 नंबर का आप एक्सपेक्ट करिए कि आई से कुछ ना कुछ तो नया क्वेश्चन डालेगा भाई साहब, ऐसे थोड़ा ना कि कुछ भी नहीं नया नहीं डालेगा। और जो नया क्वेश्चन होता है ना, उसको सिर्फ एंड में अटेम्प्ट करना है, काम दिमाग से करोगे वो भी हो जाएगा। चाहे वो कंसोलिडेशन का आपने एग्जांपल देखा, AS2 का जो जॉइंट कॉस्ट का क्वेश्चन था वो भी कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपके वहां पर कह सकता हूं फिगर ज्यादा थी और उसका यूज नहीं था, बाकी कुछ भी नहीं था उस क्वेश्चन में भी। बात करें सर हमारे MCQ की 30 नंबर के, तो बेटा जो 30 नंबर के MCQ है वहां पर आपको पता है 24 से 26 नंबर का तक का आपको क्या पूछ रहा है, केस स्टडी पूछ रहा है। 2-3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मिक्स कर देगा, या फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बायबैक का क्वेश्चन लेगा, किसमें MCQ की फॉर्म में पूछ लेगा। तो केस स्टडी की फॉर्म में आपको 24 से 26 नंबर का केस स्टडी और उसके अलावा 2-4 नंबर का 6 नंबर का आपका बेसिक आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो उसके लिए कंसेप्ट अच्छे से होना जरूरी है। तो आपको मैंने बता ही दिया है कि किस तरीके से करना है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली सीरीज को जरूर देखना। एडवांस अकाउंटिंग की हो चुकी है और GST की भी हो चुकी है, तो GST और एडवांस अकाउंटिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके अलावा लॉ और कॉस्टिंग का सेशन भी जल्दी आने वाला है, तो उनको सेशंस को भी देखना पेपर से पहले अच्छे नंबर लाने के लिए। तो मिलते हैं ऐसे ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई है या एनालिसिस पसंद आया है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है जी, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और उम्मीद करता हूं आप एकदम झंडे गाड़ देंगे, ये वाला अटेम्प्ट बहुत अच्छे नंबर से क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम, थैंक यू।